नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। क्या गुजरात लॉबी के लिए ये वास्तव में परीक्षा की घड़ी है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में कुछ कोल्ड-वार शुरू हो गई है? कुर्सी ऐसी ही होती है। कुर्सी के लिए कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। केपी मलिक जी ने ये बात मुझसे कही कि मालूम करो कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित भाई के बीच में कुछ कोल्ड-वार चल रही है? और क्या संघ चाहता है संजय जोशी और अमित शाह के बीच संवाद शुरू हो? क्या संवाद हुआ है? नीतीश कुमार के अंदर ऐसी हिम्मत कहां से आ गई कि प्रधानमंत्री का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं? बिहार में सिर्फ फुटबॉल हो रही है। तमाम बातें हैं, बहुत अच्छी बातचीत है। चलता हूं केपी मलिक जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। जी धन्यवाद संजय जी। कभी कभी ऐसा होता है मलिक साहब, जिस आदमी को थोड़ा हल्का समझो, कमजोर समझो, वो आदमी बड़ा ताकतवर अचानक नजर आने लगता है। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और चाणक्य ने समझा कि ये तो शांत आदमी, क्या बोलेंगे। नारे बदल दिए। पहले तो आपकी बार नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार कर दिया गया बिहार अब की बार एनडीए सरकार। और ये तरह तरह से खबरें आने लगी कि नीतीश को कट किया जा रहा है, नीतीश को खत्म किया जा रहा है। और फिर जब टिकट की घोषणा हुई तो भी बराबर बराबर का संतुलन रखा, छोटे भाई बड़े भाई वाला खत्म कर दिया गया। नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। एंड टाइम पे गच्चा दिया, कहा कि हमें मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने फोन लगाया, सुना जाता है, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। जेडीयू के भी लोग बहुत नाराज हैं। जेडीयू के सांसद ने इस्तीफा दे दिया। उधर बीजेपी में भी बहुत नाराजी है। अपने हिंदू मुसलमान करने वाले माहिर गिरिराज जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बड़े नाराज हैं, ये हमें 500 वोटों से जो हंसी डाल है वो भी हमने गठबंधन को दे दी। लेकिन फिर देर रात नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को जो सीट दी गई थी, वहां पे 3 अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए। यानी अभी 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 गेम अभी चेंज होना बाकी है। ये जो सिर्फ फुटबॉल चल रही है, मोदी जी ने सब दौरे वौरे कैंसिल कर दिए। सुना है कि हरियाणा जा रहे थे, रैली वाली कैंसिल कर दी। चाणक्य जी बिहार भाग रहे हैं। कुछ लग रहा है कि इस बार गच्चा खा गए गुजरात लॉबी। नीतीश बाबू ने जोर का झटका धीरे से दे दिया या जोर का झटका जोर से दे दिया? संजय जी, मैंने परसों आपको कहा था आप ही के चैनल पे, अगर आपको याद हो, कि बिहार में आप बहुत सारी चीजें अगले 10 दिनों में देखेंगे। क्योंकि आप जो चीजें अभी तक देख रहे थे वो या तो पीके दिखाई दे रहे थे आपको, या उससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के अपने नाटकबाजी जो वहां पे चलते हैं वो चल रहे थे। नीतीश कुमार बिल्कुल शांत थे, और तूफान आने से पहले शांति होती है, आपको पता है। नीतीश कुमार को इन्होंने, जैसे राहुल गांधी को पप्पू बनाने का काम किया था, नीतीश कुमार को इन्होंने बीमार बनाने, मानसिक संतुलन बिगाड़ने, सब कुछ करने की इन्होंने कोशिश की। और वो चुपचाप, क्योंकि उनको पता था कि अगर इन परिस्थितियों में मैं कुछ भी करूंगा तो मेरी पार्टी को ये 1 मिनट में तोड़ देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मेरा हश्र उद्धव ठाकरे वाला हो जाएगा। तो वो आदमी मजा हुआ राजनीतिज्ञ है। जितने लोग आज चाहे बिहार में हो चाहे सेंट्रल में हो, नीतीश कुमार की बराबरी का नेता मुझे लालू यादव को छोड़ के कोई नजर नहीं आता है। और लालू यादव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से, अगर आप देखेंगे। वो हो सकता है तेजस्वी यादव को सलाह मशवरा जरूर दे रहे होंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही दे पा रहे होंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको याद है। लेकिन नीतीश कुमार मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के सामने शिवसेना नहीं बन सकते। वो भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस करने का काम करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो करते रहे, अब उन्होंने खेला कर दिया है। अब उनके पास तो कुछ खोने को है नहीं। उनको भी पता है कि नुकसान तो होगा, और हो चुका है नुकसान बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी दमखम तो उसमें है। वो उड़ीसा वाले सीएम की तरह, मायावती की तरह टेबल के नीचे तो घुसे हुए हैं नहीं। तो वो तो दमखम है उनमें। अगर वो एक अपील आज भी कर दें कि भाई मुझे ये परेशान कर रहे थे और मुझे इसलिए इन्होंने कैच किया हुआ था, मेरे यहाँ ईडी सीबीआई भेजी हुई थी, या मुझे फलाने तरीके से डराया हुआ था, बिहार की जनता में तो आज भी देखिए, कुछ भी आप कहें संजय जी, नीतीश कुमार का एक जलवा तो है।
और भाई एक समय तो ये था कि लालू यादव से ज्यादा लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार है, तो तभी तो 20 साल आप मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा तो नहीं है भाई। लालू यादव पिछड़ों के और यादवों के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो सर्वदलीय नेता है, सर्वजातीय नेता है वहां के। भाई उनकी उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ कर रहे थे, आज सबकी पोल पट्टी खुल गई है। चाहे वो संजय झा हो, चाहे आपके लल्लन सिंह हो, सबकी औकात भी पता लग गई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। अब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करोड़ मरों का बिहार है। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात लॉबी है, आप समझ लीजिए कि तोते की जान पाटलिपुत्र में है। अगर पाटलिपुत्र हाथ से गई तो इधर तोता गया, और उधर तोते के जाते ही तो फिर आप समझ रहे राजा गया। इधर तोते की गर्दन, जो अपनी कहानियों में सुनाते थे कि तोते की गर्दन घुमाई तोड़ी, और उधर राजा की गर्दन टूट गई। और आप दिल्ली में अगर आप देखेंगे संजय जी, आप इस बात को इग्नोर मत करिए कि गुजरात लॉबी ने कोशिश की है। जिस प्रकार से शिवसेना की तर्ज पर नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की है, इसी प्रकार की कोशिश आरएसएस को तोड़ने के लिए की है। आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने आरएसएस को भी इसी हाल में लाने की कोशिश की है। एक योजना थी कि आरएसएस को शिवसेना कैसे बनाया जाए, और मोहन भागवत जी को उद्धव ठाकरे किस प्रकार से बनाया जाए, इसकी रणनीति भी तैयार हुई थी। लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 240 में जो हम लगातार कहते हैं कि 3 दर्जन 4 दर्जन जो संघ की मानसिकता के सांसद बैठे हैं, फिर वो क्या करेंगे? इसीलिए तो आज तक आप जो है संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुला पाए हैं, और इसीलिए आपकी हिम्मत नहीं हो रही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की। नहीं तो कौन रोक रहा है भाई आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से? आप तो हर काम कर दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे आप? कौन रोक रहा है आपको? नड्डा जी ने तो कह दिया था हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। और आपको एक मैं और जुमला देके जा रहा हूं, जो अगले कई दिन आप चलाएंगे और बढ़िया चलेगा। कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो भले ही हम राम को श्रेय देते रहे कि रामचंद्र जी ने जो है रावण को मार दिया, लेकिन रावण को मारने का कारण जो है वो विभीषण बने थे। अगर विभीषण नहीं होते तो रावण नहीं मरता। एकदम सही बात है, सहमत हूं आपकी बात। तो आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर किला ढहेगा तो किला ढाने वाला वही व्यक्ति होगा जो एक खंबा है मजबूत, और वो जो मजबूत खंबा था वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। और वो खंबे के बीच में नंबर 1 खंबा, नंबर 2 खंबे के बीच में मतभेद की खाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अरे मैं हम इसका इशारा आप बड़ी चौंकाने वाली बात कर रहे हैं। इशारा आपका यह है कि मोदी और शाह के बीच खाई बढ़ रही है। सीधा 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 शब्दों में आप इशारा कर रहे हैं। दरार बढ़ रही है, और उसका नतीजा आप देखेंगे। उसका नतीजा पहले भी आप देख रहे हैं, और उसके कारण भी है। उसके तमाम कारण हैं, और मैं आपको लॉजिक भी दे देता हूं। चाहे उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हो, चाहे राजस्थान की परिस्थितियां हो, दोनों का जिम्मेदार नंबर 1 नंबर 2 को मान रहे हैं। और इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है। अगर रिश्ते बहुत अच्छे वसुंधरा से होते तो शायद राजस्थान में तस्वीर कुछ और होती। अगर रिश्ते बहुत अच्छे बाबा से होते तो उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, और आप बहुत बड़े चाणक्य अपने आप को समझ रहे थे, और आपने इसी चाणक्यगिरी के चक्कर में बड़ा नुकसान कर दिया, जिससे नंबर 1 की कुर्सी की डुगडुगी बनी हुई है। और डुगडुगी कौन बना रहे हैं? यही नीतीश कुमार, और वही आपके जो है नायडू जी। और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नायडू जी इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, और वो कह रहे हैं बजट तो बहुत हो गया है, अब जरा हमें थोड़ा सा होम मिनिस्ट्री की थोड़ा जो है ये दीजिए, जरा इसका भी हम मजा ले लें। अब बात ये हो गई है कि होम मिनिस्ट्री अगर आपको दें तो आप किसको होम मिनिस्टर बनाएंगे? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में कौन इस लेवल का नेता है कि जिसको इस बात के लिए सोचा भी जाए? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बेटे को नायडू सीएम बनाएंगे और खुद नायडू गृह मंत्री बनेंगे अगर ऐसी स्थिति होगी तो?
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी, ये जो 5 मेन मिनिस्ट्री है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो होम हो, और चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इस तरह की जो कई 5 मिनिस्ट्री मेन मानी जाती हैं, क्या वो कभी भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है कि वो भी उनसे छिन जाए? लेकिन जब या तो मिनिस्ट्री छीने, सरकार या बचेगी तो तभी मिनिस्ट्री तो छीने या सरकार छीने। हाँ, वही कह रहा हूँ, या तो जब सरकार बचेगी तभी तो मंत्रालय बचेगा, जब सरकार ही नहीं होगी तो मंत्रालय कहाँ से चलेगा? हाँ। अब आप सोच लीजिए अगर इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, और मैं लगातार आपको कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्डकोर बार्गेनर हैं, और वाजपेयी जी ने तो नमस्कार कर दिया था हाथ जोड़ के उनको कि महाराज हम आपको नहीं झेल सकते और हम आपके सामने हार मानते हैं, हमें आप माफ करिए। तो क्या मोदी जी भी इसी तरह करेंगे कि नायडू जी आप बड़े हार्डकोर बार्गेनर हैं और मैं आपको नहीं झेल सकता? क्या इतनी हिम्मत मोदी जी में है? ये परिस्थितियां भी आपके सामने आएंगी। इसी बीच आप बिहार का इलेक्शन देखते रहिए और दाएं बाएं की चीजों को एंजॉय आप करते रहिए संजय जी। अच्छा मलिक जी। साहब बताइए कि इन चर्चाओं में कहाँ तक सच्चाई है कि अमित शाह और संजय जोशी के बीच भी कुछ वार्ता के पुल खुले हैं? कुछ लोगों ने मध्यस्थता की है, संजय जोशी से संवाद हुआ है, संघ ने कहा है कि भाई संजय जोशी को बात करिए अगर आपको दोबारा कुछ जगह ठीक ठाक चाहिए। और अमित शाह के लिए भी ये जीने वाले का प्रश्न है कि मोदी के बाद कौन, क्योंकि ये दांव है अमित शाह का कि इससे बढ़िया कोई आदमी उपयुक्त दौर उनके जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ बीच में आ जा रहे हैं, कभी कोई और गडकरी आ जा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि संजय जोशी दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, एक कुर्सी जो है उसको पाने के लिए किसी से भी दोस्ती की जा सकती है? तो ये खबरें ही हैं या कुछ सच्चाई है, कुछ चर्चा है कि अमित शाह की और संजय जोशी की मुलाकातें हुई हैं? संजय जी ये बताइए, क्या संजय जोशी क्या संत हैं? वो भी तो राजनीतिज्ञ है, वो भी तो नेता है, वो भी तो पॉलिटिशियन है, तो वो भी साम दाम दंड भेद कर सकते हैं। और क्या अमित शाह ने दूसरों के लिए ठेका लिया? खुद नहीं चाहिए उनको? बिल्कुल चाहिए। अगर बाबा का मन कर सकता है प्रधानमंत्री बनने का, गडकरी जी सपना देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो अमित शाह जी क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, हक है उनका देखने का, तो क्यों नहीं इसलिए देख अगर इस तरह की परिस्थितियां बननी है, तो वो तो अडवाणी जी भी का क्या हाल हुआ आप जान रहे हैं, कभी कितने प्रिय हुआ करते थे और बाद में क्या हुआ अडवाणी जी का। और यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं कहनी चाहिए। औरंगजेब का क्या हुआ? औरंगजेब ने शाहजहां का क्या किया? तो ये राजनीति है, ये गद्दी है, और राजनीति में कब क्या हो जाएगा आप सोचिए। एक टाइम पे मायावती जी क्या कोसती थी भारतीय जनता पार्टी को, और सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को बताती थी, और आज कसीदे पढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के। अब बता रही है कि कांग्रेस खराब है, समाजवादी पार्टी से बड़ी गद्दार पार्टी आज तक पैदा नहीं हुई है, और दोनों सरकार में नहीं है पिछले 10 साल से, और आज भी उन्हीं को कोस रही है। इतने दलितों की हत्याएं हो रही हैं कि दलित जज के ऊपर जूता फेंका जा रहा है, एक दलित आईएएस सुसाइड कर ले रहा है, उस पर मायावती जी नहीं बोल रहे। आईपीएस, एक आईपीएस अधिकारी जिनकी पत्नी आईएएस है, इतनी बड़ी फैमिली का इतना मजबूत व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है, और मायावती के मुंह में दही जम जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि बहुत जबरदस्त पार्टी है, इससे बढ़िया पार्टी तो मैंने देखी नहीं। और देखिए कितना अच्छा हमारा काम किया कि जो हमने अंबेडकर बनाया था, अंबेडकर पार्क लखनऊ में बनाया था, ये देखिए सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया सरकार, शायद वो बस ये कहना भूल गई कि मेरा कार्यकाल भी इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा कार्यकाल बाबा का है, बस ये कहना भूल गई वो। इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में सुशासन जितना बाबा का है, इतना मायावती का भी नहीं। और अगर हकीकत कहें संजय जी, यहाँ पे अगर हम जब भी चर्चा लोगों से करते हैं और आकलन किया जाता है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आज के बाबा हो, आज भी आम आदमी का कहना ये है कि जो सुशासन मायावती के समय पे उत्तर प्रदेश में था, ना कभी आया है ना आएगा। देखिए उसकी उन्होंने जो उदाहरण पेश किए थे कि अपने घर से बदमाश को पकड़वा दिया, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे किसी भी लेवल का नेता हो। दूसरा दूसरा जो आप संजय जी देखेंगे कि किसान आज तक, हमारे खासकर जाट समाज के जो लोग हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनका कहना यह है कि जो बैरोमीटर गन्ने का मायावती ने लगाया था, जो गन्ने का रेट उन्होंने रिकॉर्ड बढ़ाया था, उस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया।
तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी मुख्यमंत्री मायावती जी हैं। अब ये लोग तो कह रहे हैं मायावती जी का सुशासन था, अच्छा था, लेकिन मायावती जी कह रही भाजपा का सुशासन अच्छा है। तो ये कहां से आ रहा है? जी। अच्छा, क्यों 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 डर रही होंगी मायावती? क्यों ऐसा कर रही होंगी? इतनी बड़ी नेता, इतनी भीड़ जुटा लेती हैं। बीजेपी की इतनी देखिए तारीफ़ें क्यों करने लगी हैं? देखिए संजय जी, मायावती जी इसलिए डर रही है, अगर आपने कभी गर्म दूध पिया हो, चाय पी और आपका मुंह जल जाए और फिर आपको कोई दूध ठंडा भी दे, कोल्ड कॉफी दे, तो आपको डर लगता है कि गर्म ना हो, तो आप फूंक मार के पीते हैं पहला। मायावती जी बहुत ज्यादा डरी हुई हैं आजम खान का हाल देख के और लालू यादव का हाल देख के। बाकी उनको याद आ जाते हैं गाहे बगाए करुणानिधि जया और वो जयललिता। तो जिस प्रकार से हश्र उनका हुआ है, कहीं इनका ना हो जाए। जबकि मैं ये बात आपको साफ कह देता हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इन डरपोक नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं है गुजरात लॉबी की कि ये मायावती को टच करने की हिम्मत कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, सहमत हूँ आपकी बात आप चाहे कुछ भी कहें, आप ये देख लीजिए कि सत्यपाल जैसे व्यक्ति को जो खालिस गवर्नर रहे हैं और बीमार पड़े हैं, उनको छेड़ने की हिम्मत इनकी नहीं हुई। भेज देते जरा एक बार जेल में। मायावती को अगर ये झूठ भी चला दें, झूठो मूठो अगर मायावती खुद ही अपने 10 लोगों को बुला के कह दे कि मेरे घर में सीबीआई ईडी आ गई है, फिर देखिए आप ये तो 5 लाख आए थे अंबेडकर पार्क में, 10 लाख लोग मायावती का घर घेर लें। बिल्कुल लेकिन सही ये है। हिम्मत लाए कौन? ये जो हनुमान है मायावती जी, इनको इनकी पावर याद कौन दिलाए? तो ऐसा ये पंडित कोई नहीं है इनके साथ। इनके साथ जो पंडित है वो डराने वाला पंडित है। वो लगातार इनको डराता रहता है कि मैडम कुछ बाहर जो है ऐसे आदमी घूम रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि उसका एक वर्ड है मैं भूल गया, कि थोड़े से असामाजिक तत्व घूम रहे थे बाहर, मैंने देखा है। तो इस तरह की बातें करके इनको डराने का काम किया जा रहा है कि मैडम आपके बारे में चर्चाएं चल रही, कुछ फाइल मायावती जी की खोली जाए, कुछ मायावती जी को टाइट किया जाए, आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो इस तरह की डोज लगातार मायावती जी को दी जा रही है। और अच्छा, वो कौन दे आपने रहे हैं? आपने कहा, ज़िक्र किया सतपाल मलिक साहब का, तो मुझे याद आया कि अपने उपराष्ट्रपति कहाँ हैं? वो कहाँ आजकल कॉफ़ी पी रहे हैं? वो गायब गायब हो गए वो तो। उनका बिल्कुल दूर-दूर तक नहीं तारीफ़ करी मोदी जी की, वो गायब हो गए। और आप जाट समुदाय जो है, वो तो बड़ा स्वाभिमान के लिए जीने वाला कौम है, झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट पसंद नहीं। तो ये जाट भाई कैसे झुक गया इतना? देखिए संजय जी, आज तो वो किसी हालत में है नहीं, उनके पास कुछ है नहीं। जब वो फुल पावर में थे तब भी मैंने आपके चैनल पे ही कहा था, आपको याद होगा, कि बिल्कुल, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं है। और हमारी जो बात है वो 100% सिद्ध हुई है कि नहीं हुई? वही है। आप देख लीजिए उनका क्या हासिल हुआ। और उन्होंने झुकने में, जूते चाटने में, सारे क्रियाकलाप करने में कोई कसर छोड़ी हो तो आप बताइए। उसके बावजूद उनका क्या हासिल हुआ? आज उनकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, आप सोचिए। और हिम्मत तो दूर, वो कहीं दिख नहीं जा रहे। और कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका बुलेटिन सचमुच में ही आ जाए कि भाई साहब फलानी चीज हो गई है। मैं ऐसे तो कहना नहीं चाहता चैनल पे, लेकिन आ जाए तो इसमें आश्चर्य मत करना। क्योंकि क्या है कि वो ऐसे नेपथ में चले गए हैं, वहां से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। अब वो आपको ना किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में दिखाई देंगे, ना वो कहीं बाजार में दिखाई देंगे आपको। किसी भी कार्यक्रम में देखिए, उपराष्ट्रपति पद से अगर आप सम्मान के साथ हटते, आप इस्तीफा देते, तो आप तमाम कार्यक्रमों में जा सकते थे, समाज के कार्यक्रमों में आप जा सकते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में जा सकते थे। जाटों के इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जाट संसद का, उसमें आप जा सकते थे। जयपुर में हुआ, राजस्थान के लोगों ने किया, तो आप उसमें जा सकते थे। तो आप ऐसी जगह जा सकते थे। आपको ना कोई बुला रहा, ना कोई आप जा रहे। तो आप हैं कहाँ? आप जहाँ हैं, जहाँ बताया जा रहा है, वहां भी नहीं है आप। आप कहीं तीसरी जगह हैं। और क्यों अच्छा, इतना डर रहे हैं आपसे? हाँ, सही बात डर है। क्यों रहे हैं संजय जी? ये भी तो बात है ना कि उनसे डर क्यों रहे हैं? क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं लगातार खड़ा कर रहा हूं, कि जितनी मुझे अकल है, जितना मैं रूल रेगुलेशन को जानता हूं, जितना मैं संविधान को थोड़ा बहुत जानता हूं, उसमें सीधे सीधे ये है कि देश का उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देता है तो अपने हाथ से इस्तीफा लिख के राष्ट्रपति को देगा।
और भाई ठीक है, उस टाइम हो सकता है कि अच्छी प्रिंटर ना हो और भाई टाइप मशीन होती थी। अगर आप प्रिंट निकाल के देते हैं तो उस पे अपने साइन करेंगे और अपने हाथ से राष्ट्रपति को देंगे और आपकी तस्वीर खींचेगी। अब यहाँ पे ना तो तस्वीर है, ना आपकी फोटो है। आप राष्ट्रपति भवन गए, आरटीआई में राष्ट्रपति भवन कह रहा है, यहाँ तो कोई आया नहीं, तो फिर ये इस्तीफा किसने दे दिया? ये इस्तीफा कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकला? ये साइन किसने करे? ये इतने सारे सवाल हैं, इनके जवाब कौन देगा? आप तो दे नहीं रहे, आप तो गायब हैं। सवाल राष्ट्रपति भवन दे नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में उसके कुछ दिन बाद ही मोदी जी पहुंचे थे रात को 9 साढ़े 9 बजे। उनकी तो बाकायदा तस्वीर आई थी, ट्वीट भी आया था। आपकी क्यों नहीं आई? ऐसा क्या हो गया? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद उनको भी देने पड़ जाएं, क्योंकि सरकार से भी ये सवाल पूछे गए, सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। वो तो जवाब देती ही नहीं है। सर, सबसे बढ़िया सरकार का काम है संजय जी कि सरकार से कुछ भी पूछो वो चुप्पी मार जाती है। मेरे पास अभी मैं एक खबर लिख रहा हूं संजय जी, आपको चैनल पे ही बता देता हूं, और मैंने सीएमडी के यहाँ पे मेल कर दिया है, रिमाइंडर भेज दिया है। उसके बाद मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को मेल भेज दिया है कि आपके यहाँ पे ये घोटाला भ्रष्टाचार चल रहा है और मैं खबर लिख रहा हूं, मेरे ये कुछ सवाल है, इनका जवाब दे दीजिए। कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपको खबर लिखनी है तो लिख दो। हमारे जो है चेयरमैन को, हमारे उनको संपर्क किया जा रहा है कि इनका क्या करना है। चेयरमैन मुझे कह रहा है देख लो मलिक साहब क्या करना है आपको। मुझे क्या करना है? ये हालात सरकार के हैं, गजब तो गजब ऐसे में गजब। क्या करेंगे आप? ठीक बात है, गजब गजब नज़ारे चल रहे हैं। अच्छा, कैसे मन लगता होगा, एक तरफ आप उपराष्ट्रपति हो, 9-10 कैमरे मुझ पे फोकस होने चाहिए, मेरे जूता, मेरा स्टाइल, मेरा मतलब पूरे संसद टीवी की ऐसी तैसी करके रख दी उन्होंने साहब ने, और अब खाली बैठे रहते होंगे, मिलने नहीं आता होगा। मोर को दाना खिलाने वाली तस्वीरें भी नहीं आती उनकी कि घर में मोर आ रहे हैं, दाना खिला रहे हैं प्रधानमंत्री की तरह। ये पूरे दिन में करते क्या रहते हैं वो टीवी देखने के अलावा? नहीं, टीवी भी कौन सा देख रहे हैं आप? ये भी तो देखो ना, टीवी भी तो सब गोदी मीडिया है, वो देख के क्या करें? सिर दीवार में मारे? उन्हें तो वही वो तो अच्छा हमारा लगता है। आपका टीवी, वो तो हमारा और आपका टीवी देखते हैं, हाँ, सुनते हैं और तसल्ली धन्यवाद तसल्ली देते होती हैं। हमें और आपको धन्यवाद देते होंगे जहां भी होंगे संजय जी, दावा कर रहा हूं आपको, जहां भी होंगे वो हमारा आज भी धन्यवाद इसलिए कर रहे होंगे कि जब वो पद पे थे तब भी हम उनकी खिंचाई कर रहे थे, और आज भी उनके लिए, सरकार से बोलने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए हम और आप ही बात कर रहे हैं। कोई तीसरा आदमी कर रहा हो तो बताइए, किसी अखबार में 2 लाइन उनके लिए छपी हो, किसी नेशनल चैनल ने उनके लिए 2 शब्द कहे हो तो आप बताइए। हम और आप आज भी सवाल सरकार पे उठा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पक चुके हैं। उनको इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके साथ इस तरह का हश्र होगा, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी थी। देखिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सोचे करें, मुझे नहीं लगता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का अपना एक दायरा होता है। वो दायरे से बाहर चले गए थे, उनको मुझे लगता है इस तरह का नहीं करना चाहिए था। वो इतने बड़े पद पे पहुंच गए थे। अगर इस तरह की परिस्थितियां बन गई थी तो हम जैसे मूर्ख पत्रकार से पूछ लेते, हम सलाह देते थे उनको। या तो आप, 2 तरीके आपके पास थे, या तो आप कहते मैं इस्तीफा देता नहीं हूं, मुझे उठा के फेंक दीजिए, और ये आप चुपचाप इस्तीफा देकर सम्मान के साथ आप कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरी शर्त यह है कि मुझे सम्मान के साथ विदाई चाहिए। तो आप विदा होके आ जाते, भाई मेरे स्वास्थ्य के कारण मैंने मना कर दिया और मैं छोड़ दिया है, तो आप सम्मान के साथ जी रहे होते। तो आप अभी सम्मान के साथ भी नहीं जी रहे। आपके पीछे बहुत सारे सवाल आपका पीछा कर रहे हैं और मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज कम से कम सतपाल मलिक के सवाल तो पीछा नहीं कर रहे हैं। लोग सही बात है। सवाल तो नहीं पूछ रहे उनसे, कम से कम सम्मान है, आज सम्मान है। जाते जाते वो एक सम्मान तो अपने साथ लेके गए। पैसा वैसा तो किसी के पास कितना है क्या है, ये सब यहीं धरा रह जाता है, लेकिन सम्मान आपके साथ जाता है। सही बात है, सही बात है। तो इसलिए इसलिए इस तरह का कृत्य ये कर रहे हैं। और आप क्यों डर रहे हैं? अब डर के क्या करेंगे आप? और अब आपका क्या बिगड़ जाएगा इससे ज्यादा? तो अब तो ठीक कुछ बात, बोलना चाहिए। लेकिन सही मुझे बात नहीं है। लगता कि बोलने के लिए भी संजय जी रीढ़ सीधी चाहिए। खाली जीभ ठीक से है, नहीं बोला जाता, रीढ़ से बोला जाता है। ठीक और बात है। जाट तो ये तब बने थे, जाट तो ये तब बने थे जब इनकी मिमिक्री हो गई थी। तब ये हाँ, जाट भी बन गए थे, किसान भी बन गए थे। और जब वो यहाँ 750 किसान मारे गए थे और वो जाट की लड़कियों के ऊपर पुलिस जो है बूट से कुचल रही थी उनको, तो उस दिन ये जाट नहीं थे। और तमाम फिर सवाल समाज उठा चुके हैं।
देखो ठीक बात है, बहुत बढ़िया चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी बातचीत की, थैंक यू। धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, बातचीत कैसी लगी बताइएगा जरूर, अपनी राय साबित कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।